यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समास को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होता है, समास के भेद का परिभाषा क्या है, समास को पहचानने का ट्रिक क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप समास को इतना अच्छे से सीख जाएंगे कि समास से कुछ भी प्रश्न आएगा ना, चाहे आप 10 क्लास में हैं या फिर 12 क्लास में हैं या फिर आप किसी भी क्लास में क्यों ना हैं, यदि वहाँ पर समाज से कोई भी प्रश्न आएगा तो उससे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समास की परिभाषा को देख लेते हैं कि आखिर समास का परिभाषा क्या है। तो देखिए, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। क्या? तो शब्दों को छोटा करना ही समास कहलाता है। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है ना, उस शब्द को समास कहते हैं। और यह जो परिभाषा है ना, यह दुनिया का सबसे आसान परिभाषा है। परिभाषा समास का क्या है कि जब दो या दो से अधिक, क्या कर रहे हैं कि जब दो या फिर दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे ही तो समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलता है और उनसे जो नया शब्द बनता है और वो भी छोटा होना चाहिए, वही समास होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। समास क्या करता है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण करता है, यानी कि उसे छोटा से छोटा करता है। तो समास एक तरह से क्या है? समास एक तरह से ऐसा वह शब्दों का वह रूप है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, वही तो है समास। अब हम समझते हैं कि इसके कुछ उदाहरण को, उसके बाद हम इसके भेद को समझेंगे डिटेल में। ठीक? तो देखिए, कमल के समान चरण, यह इतना लंबा जो वाक्य है ना, कमल के समान चरण, उससे हम एक लाइन में इसका समास होगा चरण कमल। ठीक? उसके बाद रसोई के लिए घर, यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है रसोई के लिए घर, इसका मात्र एक लाइन में समास होगा रसोई घर, यही तो है समास। उसके बाद अगला शब्द है घोड़े पर सवार, इतना बड़ा शब्द है, इसका मात्र एक वर्ड में हो जाएगा घुड़सवार, यही है समास। उसके बाद अगला शब्द है देशभक्त, देश का भक्त, तो इसे आसान शब्दों में देशभक्त कहा जा सकता है। राजा का पुत्र, तो इसे हम आसान शब्दों में राजपुत्र कह देंगे। यह सब क्या है? यही सब तो है समास। तो समास क्या है? शब्दों का, वाक्यों का कम से कम शब्दों में कहा जाए, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और अपने से छोटा शब्द बनाते हैं, वही बन जाता है समास। अब देखिए, समास में आप आगे पढ़ेंगे तो कुछ कुछ शब्द आएगा जिसे आपको जानना आवश्यक है, उससे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है समासिक पद। अब यह क्या है? तो देखिए, समासिक शब्द या समस्त पद, यह क्या कहलाता है, यह आपको समास में आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए, जब शब्द समास के नियमों से बनता है, वह समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जो शब्द समास के नियम से बना है ना, उसे ही हम समासिक पद या समस्त पद कहेंगे। अब अगला शब्द आता है पूर्व पद या उत्तर पद। यह क्या है? तो देखिए, समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है एवं दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद या फिर अंतिम पद कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत आगे आपको पढ़ने वाला है। ठीक? देखिए, यहाँ पर आपको पूर्व पद और अंतिम पद आसान भाषा में इस तरह से समझना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ आम, तो इसमें दो गो शब्द हैं। एगो शब्द आप देखिएगा तो एगो है म, यह म क्या है? इसका अंतिम पद है।
और यह जो आ है ना इसका प्रारंभिक पद है, तो वहीं यह कह रहा है कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद में आ हो जाएगा और उत्तर पद यानी कि अंतिम पद में म हो जाएगा, यही यह कह रहा है। ठीक, अब आगे समझते हैं। देखिए अगला समास में आपको एक शब्द मिलेगा समास विग्रह। यह क्या कहलाता है, तो देखिए समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। देखिए जो समास का शब्द होता है वह तो आपस में इतना सा छोटा सा होता है, जब हम उस समास के शब्द को तोड़ते हैं, उसका विग्रह करते हैं, उसका हम अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो वही कहलाता है समास विग्रह। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ कि माता पिता, यह जो शब्द है इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, माता और पिता, इन तीन शब्द से मिलकर बना है शॉर्टकट में माता पिता। ठीक, तो यही क्या कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है, यानी कि समास के शब्दों को तोड़ देना, उसके अर्थ में अलग अलग करके समझना ही समास का विग्रह कहलाता है। अगर यहाँ तक समझ में आया है और जो कुछ भी मैं बताया हूँ आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब हम समझते हैं कि समास के भेद को, कि समास के आखिर कितने भेद होते हैं, इसे भी जानना आप सभी के लिए आवश्यक है। तो देखिए समास के मुख्य रूप से 6 भेद होता है। कितना होता है, तो समास के 6 भेद होता है। अब कौन कौन सा होता है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को और डिटेल में समझेंगे। पहला हो गया तत्पुरुष समास, उसके बाद अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। देखिए आप लोग नंबर पर मत जाइएगा, केवल याद रखिएगा तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। उसके बाद हो गया द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यह समास के 6 भेद हैं। अब हम एक एक करके इन सभी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है, किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ तत्पुरुष समास की परिभाषा। तो यहाँ पर इसका परिभाषा है तत्पुरुष समास का, कि तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। और देखिए तत्पुरुष समास को याद करने का सबसे जो खास ट्रिक है और सबसे अच्छा ट्रिक है जिससे आप कभी भी नहीं भूलेंगे, यह है कि इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, के, का, कै, मैं, पर इत्यादि का लोप होता है। जी हाँ, देखिए तत्पुरुष समास का सबसे मेन पहचान यही होता है कि यदि आप उसका विग्रह करेंगे ना, तो उसके विग्रह, उसके शब्दों को आप तोड़िएगा ना, तो उसके बीच में कारक के चिन्ह आएगा, यानी कि का, को, के, मैं, पर, यह सब कोई ना कोई चिन्ह आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर आप बहुत ही आसानी से जान जाएंगे कि यह तत्पुरुष समास है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है मूर्तिकार, आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से दे देगा कि मूर्तिकार बताइए कौन सा समास है। तो इससे आप जब तोड़िएगा ना, मूर्ति को बनाने वाला, मूर्तिकार हम किसे कहेंगे, मूर्ति को बनाने वाले को कहेंगे। तो इसके बीच में देखिए को आ रहा है जो कि कारक का एक विभक्ति है। तो इस तरह से कारक का कोई विभक्ति आएगा तो आप जान जाइएगा कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला शब्द है कालजयी, यानी कि काल को जीतने वाला, को आ रहा है ना, इसके में भी विभक्ति आ रहा है। तो इस तरह से कोई भी तत्पुरुष समास होगा उसका विग्रह करिएगा ना, तो उसके बीच में कारक का विभक्ति आएगा। जैसे राजद्रोही यानी कि राजा को धोखा देने वाला, आत्मघाती यानी कि आत्मा को मारने वाला, मांसाहारी मांस को खाने वाला, यही इसका मुख्य पहचान है। उसके बाद अगला समास का शब्द है अव्ययी भाव समास।
यह क्या कहलाता है? तो देखिए अव्ययी भाव समास, यह भी बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। इसका परिभाषा हम देखते हैं कि क्या है। तो देखिए इसका भी परिभाषा मैंने बहुत ही छोटा में लिखा है कि यह है कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए अव्ययी भाव समास का मुख्य पहचान क्या है? यह है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है और उस अव्यय के जोड़ने से पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है, उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिन शब्दों पर, इससे और भी हम दूसरे तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है कुछ लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा कि अव्यय क्या है। तभी तो देखिए जो लोग अव्यय को नहीं समझेंगे, अव्ययी भाव समास को नहीं समझेंगे, तो जो लोग अव्यय को नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए कि जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि का शब्दों से कोई प्रभाव न हो, यानी कि जिन पर कारक, लिंग, वचन, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, उसे ही अव्यय शब्द कहते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। यदि आपको ट्रिक चाहिए तो यह ट्रिक है कि अव्ययी भाव जो समास होते हैं उसके पहले पद में आप देखिएगा तो अनु आएगा या फिर आ आएगा या फिर प्रति आएगा, यथा आएगा या फिर भर आएगा या फिर हर आएगा। और ये सब भी याद नहीं होगा तो छोड़िए, कोई बात नहीं, यह याद रखिए उसके पहले पद अव्यय होगा। जैसे कि आ जन्म, यह अव्यय है, यानी कि जन्म से लेकर। अब यहाँ पर अभी जो ट्रिक बताया कि पहले शब्द में, यह भी याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है। अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर यह सब रहेगा तो वह अव्ययी भाव समास होगा, यह नोट कर लीजिएगा, ठीक। और आगे देखिए यह सब आएगा भी, जैसे कि यथा हो गया, मैंने अभी बताया ना, यथा है ना, तो यह अव्ययी भाव समास है। प्रति हो गया, यह अव्ययी भाव समास है। अब आपसे कहेगा कोई प्रतिदिन, यथामति, आज जन्म, यह सब कौन सा समास है? तो आप लोग बहुत ही आसानी से बता देंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। अब हम समझते हैं कि कर्मधारय समास, यह क्या है? कर्मधारय समास, यह समझिए। देखिए कर्मधारय समास का परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसका भी परिभाषा मैं बहुत ही छोटा में लिखा हूँ कि वह समास, कर्मधारय समास क्या है? तो वह समास है जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपनाम एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान। यहाँ पर यह ट्रिक याद रखिएगा कि जिस भी समास के विग्रह करते समय उसके बीच में के समान मिल गए, हैं जो मिल गया, रूपी मिल गया, यह सब जो भी आएगा ना, वह कौन सा समास होगा? तो वह होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में हैं जो या के समान आते हैं, ठीक। यह 3 ही 4 याद रखना है और आपका कर्मधारय समास याद हो जाएगा। जैसे में समझिए, देखिए चरण कमल, यानी कि कमल के समान, यहाँ पर के समान आ गया यानी कर्मधारय समास। नील गगन, यानी कि है जो, नीला है जो गगन, वह नील गगन, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के जैसा जिसका मुख है, यह जैसा आ गया, यह कर्मधारय समास हो गया। अब हम द्विगु समास समझते हैं। द्विगु समास भी बहुत ही आसान है। देखिए द्विगु समास का परिभाषा क्या है कि वह समास क्या है? तो वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो। देखिए इसे याद करना ना सबसे आसान है। जिस भी समास के पहले शब्द से आपको किसी संख्या के बारे में मालूम चले ना, वह समझ जाइएगा कि द्विगु समास है। जैसे में भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए दोपहर, इसमें 2 संख्या के बारे में मालूम चल रहा है, द्विगु समास है। शताब्दी, यानी कि शत संख्या के बारे में मालूम चल रहा है, यह द्विगु समास है।
पंचतंत्र यानी कि पंच संख्या के बारे में मालूम चल रहा है, सप्ताह सप्त यानी कि 7 संख्या के बारे में मालूम चल रहा है, इसलिए यह सब कौन सा समास है, यह सब द्विगु समास है। उसके बाद 5वां समास हो गया द्वंद्व समास। यह क्या है तो देखिए, द्वंद्व समास की परिभाषा हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जिस समास में क्या, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें ऐसे शब्द आएगा ना कि लगेगा कि दोनों जोड़ का तोड़ है, ठीक, और इसके विग्रह कीजिएगा ना तो उसके बीच में और आएगा या फिर अथवा आएगा या फिर या आएगा या फिर एवं आएगा, इतना ही चीज आएगा, ठीक। तो यह भी याद रखिएगा, द्वंद्व समास को आप लोग जब भी विग्रह कीजिएगा तो इनमें से ही कोई चीज आएगा, तो यह समझिएगा कि वह द्वंद्व समास है और इसमें दोनों पद प्रधान होता है, ठीक। दोनों पद क्या होता है तो इसमें प्रधान होता है, दोनों जोड़ का तोड़ लगेगा, कोई किसी से कम नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको शब्द दिखा रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि कैसे होगा। जैसे कि अन्न जल है, अन्न और जल दोनों बराबर लग रहा है, कोई भी किसी से कम नहीं लग रहा है, ठीक। इसलिए यह द्वंद्व समास। अपना पराया, यह ठीक, और अपना और पराया, राजा रंक, राजा और रंक, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे ना वह द्वंद्व समास होंगे। और लास्टवा जो समास का भेद है, प्रकार है बहुव्रीहि समास, इसे भी समझ लीजिए कि बहुव्रीहि समास है क्या। तो देखिए, जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब यह क्या है तो देखिए, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यह भी बहुत ही आसान है, आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, इसमें इस तरह के समास आता है ना, उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस भी समास में कोई भी पद प्रधान न हो और वह समास खुद का अर्थ न बताकर किसी और शब्द का अर्थ बताता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक। तो यह आप लोग याद रखिएगा। जैसे में देखिए, जैसे में शब्द है गजानन। अब गजानन जो शब्द है ना, गज से आनन वाला, ठीक। यह जो शब्द है त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, यह गजानन हो गया, त्रिलोचन हो गया। यह सब देखिए, इसका हम विग्रह कर रहे हैं गजानन का, तक गज से आनन वाला, ठीक, यह आ रहा है। लेकिन यह बोध किसका करा रहा है तो यह गणेश भगवान का बोध करा रहा है। किसका करा रहा है तो गणेश भगवान का बोध करा रहा है। उसके बाद यह जो शब्द है त्रिलोचन, 3 आँखों वाला, कौन है, भगवान शंकर को कहा जाता है। दशानन कौन है, 10 है आनन जिनका, यानी कि रावण के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि उसके 10 सिर हैं। तो इस तरह से जो भी शब्द है ना, जो कि खुद का अर्थ न बताकर किसी दूसरे शब्द का अर्थ बताता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसी तरह से चतुर्भुज, यानी कि 4 है भुजाएं जिसकी, वह हो गया चतुर्भुज। तो यह सब बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आपको समास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समास को बहुत ही अच्छे से सीख जाए। और हाँ, यदि आप पूरे हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं, उन सब का PDF पाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक ऑफ़र निकाला हूं, जिसके लिए आपको करना क्या है, मेरा एक WhatsApp नंबर है, मेरे आप चैनल पर जाएंगे तो वो मिल जाएगा किसी वीडियो में। वहां पर एक वीडियो है संपूर्ण हिंदी व्याकरण, या फिर अपना नंबर दे भी देता हूं। यह मेरा नंबर है 74 81 080, उसके बाद 827 यह मेरा नंबर है। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक। तो इस पर आपको क्या करना है, इस पर अभी ऑफ़र चल रहा है, मात्र आप 29 रुपया इस पर पेमेंट करेंगे तो आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण का नोट्स मिल जाएगा, जिससे कि आप हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक। और इस वीडियो को यहीं पर अब हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।